हर शाम अंधेरा फैलने से पहले वो व्यक्ति अपने घर के मुख्य दरवाजे पर अल्कोहल का छिड़काव करता है। घर में प्रवेश करते ही उसकी पहली प्राथमिकता अपने कुत्ते को साफ करना होती है। जैसे ही उसे एहसास होता है कि सूरज ढलने वाला है, वो तुरंत विशेष स्टील प्लेटों से दरवाजों और खिड़कियों को पूरी तरह सील कर देता है। घर के भीतर अंधेरा होने के बावजूद भी उसे पूर्ण सुरक्षा का भरोसा नहीं होता। वो अपनी राइफल को सीने से लगाए कुत्ते के साथ बाथटब में सिमट कर बैठता है। तभी जाकर उसे कुछ राहत मिलती है। उसने इतनी सख्त व्यवस्था यूं ही नहीं की। रात होते ही बाहर की दुनिया इंसानों के लिए सुरक्षित नहीं रह जाती। सड़कों पर ज़ॉम्बीज़ के झुंड घूमते हैं और जो भी सामने आए उसे खत्म कर देते हैं। लगभग 5 वर्ष पहले 2012 में एक घातक वायरस ने तबाही मचा दी थी। 90% लोग मारे गए और 9% ज़ॉम्बी में बदल गए। ये ज़ॉम्बी धूप सहन नहीं कर पाते, केवल रात में सक्रिय होते हैं और उनकी सूंघने की क्षमता बेहद तेज है। कहानी का मुख्य पात्र विल उन गिने चुने लोगों में है जो इस वायरस से बचे रहे। वो उन 1% से भी कम लोगों में शामिल है जिनके शरीर में शक्तिशाली एंटीबॉडी मौजूद है। विल अपनी फोर्ड मस्टैंग चलाते हुए वीरान न्यूयॉर्क की सड़कों पर दौड़ रहा होता है। शहर के बीच वो एक हिरन का पीछा कर रहा है, क्योंकि अब भोजन जुटाना उसकी सबसे बुनियादी आवश्यकता बन चुका है। जैसे ही वो निशाना साधने वाला होता है, अचानक एक शेरनी हिरन पर झपट पड़ती है। विल पल भर को उसे मारने का विचार करता है, लेकिन तभी एक शेर और एक शावक भी सामने आ जाते हैं। उन्हें देखकर उसे अपने दिवंगत परिवार की याद आ जाती है। वो गोली नहीं चलाता, क्योंकि उसे पता है कि प्रकृति का संतुलन इन जानवरों पर भी निर्भर है। बचे हुए लोगों की तलाश में निकलने से पहले वो अपने अंडरग्राउंड मेडिकल रूम में जाता है। वहाँ वो ये जांचता है कि जिन म्यूटेंट चूहों पर वो इलाज आजमा रहा है, उनमें कोई सुधार हुआ या नहीं। शुरू में उसे कोई बदलाव नजर नहीं आता। विल एक कुशल वैज्ञानिक है और उसने वायरस के खिलाफ वैक्सीन आधारित जीन थेरेपी विकसित की है। जब उसे लगा कि आज भी परिणाम निराशाजनक रहेंगे, तभी उसने देखा कि एक म्यूटेंट चूहे में आक्रामकता कम हो चुकी है। इससे उसे उम्मीद जगी कि वो धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। यदि ये प्रयोग सफल हुआ तो संभव है कि ज़ॉम्बीज़ को भी फिर से इंसान बनाया जा सके। हर दिन सुबह ठीक 8 बजे विल घर से निकलता है। वो दिन के उजाले में ज़ॉम्बीज़ के ठिकानों और संभावित जीवित लोगों के संकेत ढूंढता है। वो नियमित रूप से एक वीडियो स्टोर जाता है, वहाँ सीढ़ियाँ बदलता है और पहले से रखे पुतलों से ऐसे बात करता है मानो वे उसके साथी हों। उसकी ये दिनचर्या उसके गहरे अकेलेपन को दर्शाती है। वो जिन स्थानों पर जाता है उन्हें नक्शे पर चिन्हित करता है और वहाँ से खाने पीने व अन्य आवश्यक सामान इकट्ठा करता है। रोज दोपहर ठीक 12 बजे वो रेडियो पर संदेश प्रसारित करता है और फिर उम्मीद के साथ घाट तक ड्राइव करता है, पर 3 साल में कभी कोई जवाब नहीं मिला। अकेलेपन को कम करने के लिए वो दोपहर में एंटरप्राइज एयरक्राफ्ट कैरियर पर पहुंचता है और एक विमान के ऊपर खड़े होकर गोल्फ खेलता है। इसी दौरान उसका कुत्ता दूर किसी हलचल की ओर ध्यान देता है। विल राइफल से तोप लगाकर देखता है, वो फिर एक हिरन है। वो तुरंत कुत्ते के साथ शिकार पर निकल पड़ता है, लेकिन स्थिति बिगड़ जाती है। हिरन भागते भागते एक बंद इमारत में घुस जाता है। कुत्ता भी उसके पीछे चला जाता है। विल उसे रोक नहीं पाता और मजबूरन अंदर प्रवेश करता है। इमारत के भीतर घना अंधेरा है, कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखता। वातावरण इतना भयावह है कि साधारण वस्तुएं भी डर पैदा कर सकती हैं। ऊपरी मंजिल की ओर बढ़ते समय उसे अचानक एक चीख सुनाई देती है। उसे डर लगता है कि कहीं उसके कुत्ते को नुकसान न पहुंचा हो। वह खून के निशानों का पीछा करता है और मोड़ पर एक जानवर का कटा सिर देखता है। आगे जाकर स्पष्ट होता है कि वह एक मरा हुआ मूस है, जिसके चेहरे पर आखिरी क्षणों का भय झलक रहा है। सतर्क होकर वह चारों ओर नजर दौड़ाता है। तभी उसे पता चलता है कि ज़ॉम्बीज़ का एक झुंड उससे 5 मीटर से भी कम दूरी पर है। वह साहस जुटाकर आगे बढ़ता है और एक मेज के नीचे उसे अपना डरा हुआ जर्मन शेफर्ड मिल जाता है। जैसे ही वह उसे पुकारने वाला होता है, कुत्ते की नजर उससे पीछे टिक जाती है। विल मुड़कर देखता है और भयावह दृश्य सामने आता है। वह कुत्ते के साथ तेजी से बाहर भागता है, लेकिन ज़ॉम्बीज़ उन्हें घेर लेते हैं। वह समय रहते काली खिड़की से बाहर कूद जाता है। धूप पड़ते ही ज़ॉम्बीज़ तुरंत कमजोर होकर गिर पड़ते हैं। इस घटना से विल को एक बात समझ आती है, उसे प्रयोग के लिए नया ठिकाना मिल गया है। वह बाहर जाल बिछाता है और अपने खून की शीशी दरवाजे पर रख देता है। खुद छिपकर इंतजार करता है। कुछ ही मिनटों में एक ज़ॉम्बी जाल में फंस जाता है और मशीनरी सक्रिय होकर उसे बाहर खींच लेती है। उसी क्षण एक और ज़ॉम्बी गुस्से भरी दहाड़ के साथ प्रकट होता है। उसका व्यवहार सामान्य से अलग और अधिक उग्र था। विल को समझ नहीं आता कि वह इतना आक्रामक क्यों है।
घर लौटकर वह पकड़े गए ज़ॉम्बी पर प्रयोग में लग जाता है। उसे नहीं पता कि यह फीमेल ज़ॉम्बी उसी उग्र ज़ॉम्बी किंग की साथी है। उसे पकड़ने के बाद ज़ॉम्बीज और उसके बीच टकराव तेज हो जाता है। एक दिन उसे हैरानी होती है जब वह देखता है कि एक पुतले का सिर हिला हुआ है। वह पुतला जो वीडियो स्टोर के बाहर होना चाहिए था, अब किसी और जगह खड़ा है। शक होने पर वह बंदूक तान देता है, सोचता कि शायद कोई इंसान संकेत दे रहा है। असल में ये जाल था जिसे ज़ॉम्बी किंग ने बदले के लिए तैयार किया था। जैसे ही विल पुतले के पास झुककर नीचे जमा पानी देखता है, जाल सक्रिय हो जाता है। वह हवा में उल्टा लटक जाता है। सिर पर चोट लगने से वह बेहोश हो जाता है। सूर्यास्त के समय अलार्म की आवाज से उसकी आंख खुलती है। अंधेरा फैलते ही ज़ॉम्बी सक्रिय हो जाते हैं। वह कमर से चाकू निकालकर पैरों में बंधी रस्सी काटने की कोशिश करता है। जमीन पर गिरते ही चाकू उसके शरीर में धंस जाता है, जिससे स्थिति और गंभीर हो जाती है, क्योंकि डूबते सूरज की अंतिम रोशनी तेजी से खत्म हो रही थी। विल को अचानक खतरे का आभास हुआ। सामने खड़ी अंधेरी इमारत से अजीब और भयावह आवाजें आने लगी। कुछ ही क्षणों में ज़ॉम्बी किंग दिखाई दिया और उसने 3 खूंखार शिकारी कुत्तों को उसकी ओर छोड़ दिया। जब तक सूरज की हल्की किरणें मौजूद थी, वे पास नहीं आ सके, लेकिन जैसे ही अंधेरा पूरी तरह छा गया, वे पागलों की तरह उस पर टूट पड़े। विल पहले से घायल था, उसकी सांसें भारी हो रही थी और हालात तेजी से बिगड़ रहे थे। इस कठिन घड़ी में उसकी एकमात्र उम्मीद उसका जर्मन शेफर्ड था, जिसने इस विनाश के दौर में हर पल उसका साथ दिया था। उसी क्षण ज़ॉम्बी कुत्ते उस पर झपट पड़े। विल ने अपनी बंदूक से गोली चलाकर उन्हें रोका, लेकिन तभी एक दूसरा कुत्ता उस पर लपका। उसके नुकीले दांत विल के चेहरे तक पहुंचने ही वाले थे कि जर्मन शेफर्ड बीच में आ गया और उसने वार झेल लिया। यहीं से सबसे कठिन मोड़ शुरू हुआ। लड़ाई के दौरान दूसरे कुत्ते ने जर्मन शेफर्ड को काट लिया था। ये सोचकर विल का दिल बैठ गया, क्योंकि एंटीबॉडी केवल उसके शरीर में थी, कुत्ते में नहीं। घर पहुंचते ही उसने तुरंत एंटीवायरल इंजेक्शन लगाया। वो उसे गोद में लेकर बैठा रहा, उम्मीद करता रहा कि सब ठीक हो जाएगा। वो खुद को भरोसा दिलाने की कोशिश करता रहा कि उसका साथी बच जाएगा। कुछ ही देर में कुत्ते के शरीर से बाल झड़ने लगे। उसकी आंखों और मुंह में बीमारी के स्पष्ट संकेत दिखने लगे। सच्चाई सामने थी। विल के पास कोई विकल्प नहीं बचा। भारी मन से उसे वो फैसला लेना पड़ा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसने अपने ही हाथों से अपने सबसे करीबी साथी का जीवन समाप्त कर दिया, उस साथी का जिसने अनगिनत काली रातों में उसका साथ निभाया था। इस घटना ने उसे भीतर से तोड़ दिया, लेकिन इसी बीच उसके मन में एक और सवाल उठने लगा। सामान्य तौर पर वायरस से बदले हुए ज़ॉम्बी में जटिल सोच नहीं होती, फिर वे इंसानों जैसा जाल कैसे बिछा रहे थे? ये रहस्य उसे बेचैन करने लगा। उसी रात वह कार लेकर सीधे बंदरगाह की ओर निकल पड़ा और बिना योजना के ज़ॉम्बीज पर हमला कर दिया। कार के अंदर होने से वे उसे तुरंत नुकसान नहीं पहुंचा पाए, मगर उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही थी। उन्होंने गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया और शीशे तोड़ने लगे। कुछ ज़ॉम्बी ऊपर चढ़ गए और एक लैंप को कार पर गिरा दिया। गाड़ी पलट गई और विल अंदर फंस गया। उसने देखा कि भीड़ उसकी ओर बढ़ रही है। वह बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। मौत उससे कुछ ही दूरी पर थी। तभी तेज रोशनी दिखाई दी, जैसे कोई इंसान वहां पहुंचा हो। इसके बाद वह बेहोश हो गया। होश आने पर उसने खुद को अपने घर में पाया। उसकी टांग की चोट पर पट्टी बंधी थी। पास में एक महिला थी जिसके साथ एक बच्चा भी था। 3 साल बाद किसी इंसान को देखकर विल को समझ नहीं आया कि कैसे प्रतिक्रिया दे। महिला ने अपना नाम एना बताया। उसने कहा कि उसने रेडियो पर विल का संदेश सुना था। वो बच्चे के साथ न्यूयॉर्क आई और पूरे दिन उसका इंतजार करती रही। जब वो नहीं आया तो उसने सोचा कि वो वॉरमॉन्ट चली जाएगी, जहां कथित तौर पर इंसानों के लिए सुरक्षित स्थान है। ये सुनकर विल नाराज हो गया। उसने साफ कहा कि कहीं भी सुरक्षित जगह नहीं है, पूरा देश बर्बाद हो चुका है। एना उससे बहस करना चाहती थी, मगर विल उस पर चिल्ला पड़ा। वो लंबे समय से खुद को पृथ्वी पर अकेला जीवित इंसान मानता रहा था और इसी सोच ने उस पर गहरा मानसिक दबाव डाला था। वो अपने कमरे में जाकर देर तक विचारों में डूबा रहा। अंततः उसने स्थिति को स्वीकार किया और बाहर आया। एना ने उसे क्वारंटीन जोन चलने के लिए मनाया, लेकिन उसने इनकार कर दिया। वो अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं था। कुछ समय बाद एना उसकी लैब में गई। वहां बर्फ में जमी फीमेल ज़ॉम्बी को देखकर वो हैरान रह गई। उसने पूछा कि क्या सचमुच वो उसे ठीक कर सकता है। दीवारों पर सैकड़ों ज़ॉम्बीज की तस्वीरें लगी थीं, जिन पर विल प्रयोग कर चुका था। जैसे ही शाम होने लगी, विल ने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी। एना फिर से क्वारंटीन जोन चलने की बात करने लगी।
तभी बाहर से तेज हलचल की आवाज आई। विल ने छोटी खिड़की से झांका तो देखा कि ज़ॉम्बीज़ की बड़ी भीड़ उसके घर की ओर बढ़ रही है। वो हैरान था। उसने हमेशा अपनी गंध छिपाने की कोशिश की थी, फिर भी उनका झुंड सीधे उसके ठिकाने तक पहुंच गया था। वे उग्र रूप में आगे बढ़ रहे थे और उनका निशाना स्पष्ट रूप से उसका घर था। विल ने ध्यान से स्थिति को समझने की कोशिश की तो उसे पता चला कि जिस दिन एना ने उसे बचाया था वो उसे घर तो ले आई थी, लेकिन बाद में आवश्यक सावधानियां नहीं बरती। अब गलती ढूंढने का समय नहीं था। उसने तुरंत आसपास की सभी तेज लाइटें जला दी ताकि ज़ॉम्बीज़ पास ना आ सकें। लेकिन इस बार हालात अलग थे। जो ज़ॉम्बी आमतौर पर रोशनी से दूर रहते थे, वे असामान्य रूप से संगठित और समझदार व्यवहार कर रहे थे। उन्होंने एक एक कर स्ट्रीट लाइटें तोड़ दी और फिर सीधे घर की ओर बढ़ने लगे। स्थिति को गंभीर देखकर विल ने अगली सुरक्षा प्रणाली सक्रिय की और आसपास लगाए गए विस्फोटक एक साथ चला दिए। धमाकों के बाद बाहर सन्नाटा छा गया और उसे लगा कि भीड़ खत्म हो चुकी है। वो एना को आवाज देने लगा पर कोई उत्तर नहीं मिला। उसे ढूंढते हुए वो ऊपर गया। अचानक एक ज़ॉम्बी ने उस पर हमला कर दिया। उसने विल को पकड़कर जमीन से उठाया और मेज पर पटक दिया। ऐसा लगा जैसे वो उसे खत्म कर देगा, लेकिन विल ने खुद को निष्क्रिय दिखाया और सही मौके पर पास पड़ा पेचकस उठाकर वार किया। वार असरदार नहीं रहा। ज़ॉम्बी ने उसे दोबारा फेंक दिया। तभी ज़ॉम्बी किंग सामने आया। विल ने पास पड़ी राइफल उठा ली, मगर वो तेजी से हट गया, मानो उसे हथियारों की शक्ति का अंदाजा हो। विल ने कई दिशाओं में निशाना साधा, पर वो दीवार के पीछे छिप गया। तब विल ने गैस सिलेंडर पर गोली चलाई। विस्फोट हुआ और ज़ॉम्बी बाहर गिरा, पर फिर भी पूरी तरह निष्क्रिय नहीं हुआ। वो सीढ़ियों से ऊपर भागा और खिड़की से बाहर कूदकर गायब हो गया। विल तुरंत एना और बच्चे को ढूंढने लौटा। कमरे में एक और ज़ॉम्बी मौजूद था, जबकि एना और बच्चा अलमारी के नीचे छिपे थे। विल ने उन्हें चुप रहने का संकेत दिया और पिस्तौल से निशाना साधा। तभी ज़ॉम्बी ने उनकी मौजूदगी भांप ली। दोनों को बचाने के लिए विल को सामने आकर गोली चलानी पड़ी। इसी दौरान बाहर से तेज गर्जना सुनाई दी। दरवाजा खोलते ही उसने ज़ॉम्बी किंग को देखा, जो और ज़ॉम्बीज़ को साथ लेकर लौटा था। इस बार हमला बेतरतीब नहीं था, बल्कि स्पष्ट रणनीति के साथ किया जा रहा था। ये देखकर विल को एहसास हुआ कि वे केवल हिंसक प्राणी नहीं, बल्कि सोचने समझने की क्षमता भी रखते हैं। तीनों तुरंत तहखाने की ओर भागे। विल ने मैंडोर बंद किया और एना बच्चे के साथ लाब में छिप गई। तभी एना ने एक चौंकाने वाला दृश्य देखा और विल को बुलाया। फीमेल ज़ॉम्बी जिस पर वह प्रयोग कर रहा था, उसमें बदलाव दिख रहा था। वैक्सीन असर कर रही थी और वह धीरे धीरे इंसानी रूप में लौट रही थी। लेकिन उसी समय ज़ॉम्बी घर के अंदर पहुंच गए। विल ने कांच का दरवाजा बंद कर दिया। वो समझाना चाहता था कि उसका उद्देश्य ज़ॉम्बीज़ को ठीक करना है, मगर उनके नजरिए से वो दुश्मन था। वो उनके साथियों को पकड़कर प्रयोग करता रहा था और इस बार ज़ॉम्बी किंग की पत्नी को भी कैद कर लिया था। पूरी भीड़ आक्रोश में थी। ज़ॉम्बी किंग बार बार कांच पर जोर डाल रहा था और दरवाजा कमजोर पड़ने लगा। इसके बाद उस लीडर ने कांच की सतह पर उंगली से तितली जैसी आकृति उकेरी। ये निशान देखते ही रॉबर्ट को याद आया कि जिस फीमेल डार्क सीकर का वो इलाज कर रहा था, उसके हाथ पर भी ठीक वैसा ही तितली का टाटू बना हुआ था। उसी क्षण उसे समझ आ गया कि वे आखिर चाहते क्या हैं। इसके बाद रॉबर्ट ने एना से दरवाजा खोलने को कहा। एना घबरा गई और उससे पूछा कि वो क्या करने वाला है। रॉबर्ट ने शांत स्वर में जवाब दिया कि वो ईश्वर की इच्छा का पालन कर रहा है। ये सुनकर एना ने दरवाजा खोल दिया। रॉबर्ट ने उस फीमेल डार्क सीकर को बाहर खड़े उसके साथियों के हवाले कर दिया। तभी उनका लीडर रॉबर्ट के करीब आया और धीमे स्वर में गुर्राया, मानो चेतावनी दे रहा हो कि उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाए। इसके बाद रॉबर्ट ने एक इंजेक्शन लगाकर उस फीमेल को होश में ला दिया। जैसे ही उसे होश आया, लीडर ने उसके प्रति अपनापन जताया। उसी पल रॉबर्ट को एहसास हुआ कि डार्क सीकर्स केवल निर्जीव प्राणी नहीं थे। वे भले ही हिंसक थे, लेकिन उनमें समझ और भावनाएं मौजूद थीं। वे अपने क्षेत्र में एक परिवार की तरह रहते थे और उनके भीतर प्रेम, क्रोध और संवेदनशीलता जैसी भावनाएं भी थीं। ये मानव विकास का एक नया चरण था। उनकी नजर में असली राक्षस रॉबर्ट ही था, जो उनके साथियों को पकड़कर इलाज के नाम पर खत्म कर रहा था। अब रॉबर्ट को भी अपनी गलती समझ में आ चुकी थी। उसने सच्चे मन से उनसे क्षमा मांगी। डार्क सीकर्स ने उसकी जान नहीं ली और अपनी साथी को साथ लेकर वहां से चले गए। इसके बाद रॉबर्ट ने भी उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। अब बताइए, आपको ये फिल्म कैसी लगी? अगर कहानी प्रभावशाली लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे।